गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेनो प्रिया। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मार्को पोलो। आइए पढ़ते हैं मार्को पोलो के बारे में भी। मार्को पोलो जो है वो पैदा हुए थे 1254 एडी में। ये नोटेबल फैमिली, ये कहाँ पैदा हुए थे? वेनिस में पैदा हुए थे, जो इटली का एक शहर है वेनिस। इनके फादर का नाम है निकोलो पोलो, जो एक मर्चेंट थे। ट्रैवलर मार्को पोलो जो है वो साउथ इंडिया 13th सेंचुरी के ट्रैवलर थे, ठीक है। आए थे साउथ इंडिया 13th सेंचुरी में। 1292 में ये चाइना से पर्शिया गए थे, वेनिस के सी से। और ये विजिट किए थे सदर्न कोरोमेंडल कोस्ट और मालाबार कोस्ट जब ये साउथ इंडिया आए थे। और यहाँ पे बताए थे कि यहाँ पे चार नोटेबल हिंदू किंगडम्स है साउथ इंडिया में। एक देवागिरी, जो आज के टाइम पे दौलताबाद है, इसका कैपिटल है देवागिरी। वरंगल प्रेजेंट डे तेलंगाना है, विद इट्स कैपिटल है तेलंगाना। होयसला किंगडम, जिसका कैपिटल है द्वार समुद्र। पांड्या किंगडम, जिसका कैपिटल है मदुराई। एट दैट टाइम द सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज जलालुद्दीन खलजी। इस टाइम पे जो सुल्तान थे दिल्ली के वो जलालुद्दीन खलजी थे। अब ये जो है ये अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस अपने बुक ट्रैवलॉजी, जिसका नाम था यूल रिकॉर्ड करता है मार्को पोलो का ट्रैवलॉजी, ठीक है। अब है सिन्हाली सोसाइटी एज डिस्क्राइब बाय मार्को पोलो। मार्को पोलो सिन्हाली सिटी के बारे में बोले तो सबसे पहले समझिए कि सिन्हाला का मतलब आज का श्रीलंका है। मार्को पोलो चीन से जहाज के जरिए सिन्हाला पहुंचे। उस टाइम पे सिन्हाला पर पांड्या राजाओं का किंगडम था, पांड्या किंगडम था, ठीक है। पांड्या राजा के अंडर था सिन्हाला। तो वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था? मार्को पोलो ने लिखा कि लोग बहुत कम कपड़े पहनते थे। लड़के सिर्फ कमर पर एक छोटा कपड़ा बांधते थे। गर्म मौसम होने के कारण ना ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती थी। वहाँ का मौसम गर्म था, इसीलिए लोग हल्के और कम कपड़े पहनते थे। वहाँ का खान पान कैसा था? उन्होंने लिखा कि लोगों का मेन खाना वहाँ चावल, मीट और दूध था। वहाँ पे मेन ड्रिंक था टॉडी, जिसका नाम था टॉडी, ठीक है, जो नारियल या ताड़ के पेड़ के रस से बनाया जाता था। उनका रोज का खाना चावल, मांस और दूध था। और ताड़ी उनका मेन ड्रिंक था। फल और खाना, उन्होंने लिखा कि वहाँ अनाज बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन फलों की कोई कमी नहीं थी। फल खूब मिलते थे, इसीलिए लोगों को खाने की दिक्कत कम होती थी। राजा का मेन फेमस चीज क्या था? तो राजा जो है उसका फेमस चीज था रूबी। मार्को पोलो ने लिखा कि सिन्हाला के राजा के पास दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा रूबी था। उन्होंने लिखा कि राजा के पास इतनी कीमती रूबी थी कि वैसी पूरी दुनिया में नहीं थी। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटर हिंदू ऑफ द पांड्या, हिस्ट्री ऑफ द पांड्या। तो मार्को पोलो सिन्हाला के पांड्या राज्य पहुंचे। ये राज्य आज के मदुरै, तिरुनेलवेली और त्रावणकोर के जगहों में फैला गया, ठीक है, फैला था। राजधानी इसका मदुराई है। सबसे महान राजा इसके थे जटावर्मन सुंदर पांड्या, ये फेमस राजा भी थे। मार्को पोलो ने उन्हें पांड्या वंश का सबसे महान राजा बताया। राजा का किंगडम का कहाँ तक फैला था? उन्होंने अपना राज्य, जो जटावर्मन सुंदर पांड्या थे, ये अपना राज्य कहाँ कहाँ फैलाए थे? तो इसमें ये अपना राज्य फैलाए थे वेस्ट मालाबार कोस्ट तक, कोरोमंडल कोस्ट इन द ईस्ट और कोयलन तक, ठीक है। उन्होंने सिन्हाला पर भी कोशिश किया फैलाने का। अब 4 राजकुमार, मार्को पोलो ने लिखा कि राज्य के 4 राजकुमार थे। राज्य का जो मदद है करने के लिए 4 राजकुमार थे। उन्होंने उन्हें 4 राजा कहा, असल में वो सिर्फ मदद करने वाले थे, ठीक है। तो राजा अकेले शासन नहीं चलाते थे, उन्हें उनके परिवार के दूसरे राजकुमार भी उनका राज करने में मदद करते थे। अब राजा कौन थे? तो राज करने वाले कैसा था? तो मार्को पोलो ने लिखा कि राज्य बहुत जो किंगडम है वो बहुत ज्यादा अमीर था, उसका फेमस भी था, लोग उसके बारे में बातें करते थे, ठीक है। तो पांड्या किंगडम जो है वो उसका जो कानून का जो सिस्टम था वो अच्छा था और लोग वहाँ खुशी से रहते थे। अब पियर ट्रेड है, तो पांड्या का जो राजा था वो पूरी दुनिया में मोतियों के लिए फेमस था। ये उसका सबसे बड़ा फेमस होने का बात था कि वो मोती वहाँ पे बहुत ज्यादा मिलता था। मोती कैसे निकाले जाते थे? तो अप्रैल से मई तक वहाँ सी वगैरह में, कोरोमंडल कोस्ट में मोती निकालने का काम होता था। वहाँ के जो ट्रेडर्स थे अपने जहाज लेकर पानी में जाते थे और वो अपना बॉडी पर जाल का थैला बांधते थे और
पानी से ऑयस्टर निकालकर थाली में भरते थे। जब सांस खत्म होने लगती थी तो ऊपर आकर आराम करते थे और फिर दोबारा अंदर चले जाते थे। अब शार्क से कैसे उनका प्रोटेक्ट किया जाता था, तो पानी में शार्क का खतरा रहता था। मार्को पोलो ने लिखा कि हर नाव में 2 सॉर्सेरर्स होते थे। उस टाइम पे लोगों का मानना था कि वो मंत्र पढ़कर शार्क को दूर रखते थे। उस टाइम लोगों को यकीन था कि मंत्र पढ़ने से शार्क उनको प्रोटेक्शन, मतलब शार्क उनके पास नहीं जाएगी और वो लोग प्रोटेक्ट कर रहेंगे, ठीक है। अब कमाई कैसे बांटी जाती थी? राजा को 1 से 10 से हिस्सा मिलता था। अब जादूगरों को 20वां हिस्सा मिलता था। बाकी लोगों को जो उतरते थे उसमें खोज के लिए, तो वो लोग को बांट लेते थे। जो बाकी बचा हुआ रहता था हिस्सा वो बांट लेते थे। अब पांड्या किंग का लाइफस्टाइल कैसा था? मार्को पोलो ने लिखा कि राजा सिर्फ एक धोती पहनता था, लेकिन उसके बॉडी पर बहुत महंगे गहने होते थे, जैसे मोती, रूबी, एमराल्ड, सैफायर। उसके गले में 104 मोतियों की माला थी। हाथों और पैरों में भी सोने और मोतियों के चीजें थे, ठीक है। अब कपड़े साधारण थे लेकिन गहने बहुत ज्यादा कीमती थे। अब किंग वाइफ्स एंड बॉडीगार्ड्स, मार्को पोलो ने लिखा कि राजा की 500 बीवी थी, वाइफ्स थी। उन्होंने ये भी लिखा कि राजा के बहुत सारे वफादार थे। उनका दावा था कि राजा का जब मरता था उसके बाद कुछ लोग उनका ही आग में, मतलब जिस जगह उनका पैर में, मतलब कूद जाते थे, ठीक है। अब हॉर्स ट्रेड, तो पांड्या किंगडम में अच्छे घोड़े नहीं पाले जा सकते थे, इसीलिए राजा अरब ट्रेडर्स से घोड़े खरीदता था। हर साल लगभग 5000 घोड़े खरीदता था, लेकिन ना गर्मी की वजह से, वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होता था, तो गर्मी की वजह से उनका देखभाल सही से नहीं किया जा पाता था और वो लोग मर जाते थे। अब आर्मी कैसा था? मार्को पोलो सेना से पूरी तरह सही खुश थे। उन्होंने लिखा कि सेना के पास बहुत सारे टूल्स, बहुत अलग अलग तरीके के टूल्स वगैरह थे। घोड़ों की कमी थी, इसीलिए सेना उतनी मजबूत नहीं थी और जितनी होनी चाहिए थी। सॉरी, मार्को पोलो खुश नहीं थे अपने मिलिट्री से, ठीक है। अब पीपल्स लाइफ, वहाँ के लोगों का लाइफ कैसा था? उन्होंने लिखा कि लोगों को बहुत सारी चीजों की कमी थी। बाजार में सामान आसानी से मिलता था, चीजों की कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं थी। तो मतलब लोगों को हर किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी वहां पे, ठीक है। तो लोग आराम से अपना लाइफ को चला लेते थे, महंगाई बहुत ज्यादा नहीं थी। अब है सोशल कस्टम्स के बारे में भी पढ़ते हैं। सोशल कस्टम में दिया हुआ है कि मार्को पोलो ने इंडिया के लोगों की कई आदतों के बारे में बताया। तो गोबर से घर को लीपना, उन्होंने देखा कि इंडिया में लोग घर को गाय के गोबर से लीपते थे। आज ये अजीब लग सकता है, लेकिन उस टाइम लोग मानते थे कि गोबर से घर साफ रहता है, कीड़े मकोड़े कम होते हैं और इन्वायरमेंट अच्छा रहता है वहाँ का, ठीक है। अब जमीन पर बैठना, मार्को पोलो ने लिखा कि यहाँ राजा और अमीर लोगों की जमीन पर बैठने से शर्म महसूस नहीं करते। नहाने की आदत, उन्होंने लिखा कि लोग सुबह और शाम 2 बार नहाते थे। वे बिना नहाए खाना नहीं खाते थे, पूजा नहीं करते थे। जो ऐसे नहीं करता था उसे लोग अच्छा नहीं मानते थे। बाएं हाथ से खाना, मार्को पोलो ने लिखा कि लोग बाएं हाथ से खाना नहीं खाते थे, दाएं हाथ का यूज करते थे खाना खाने के लिए। अलग बर्तन, हर इंसान अपना अलग पानी पीने का बर्तन रखता था। ये अपना बर्तन किसी दूसरे से, मतलब किसी दूसरे को, कोई मतलब एक ही बर्तन में 2 इंसान नहीं खाता था, ठीक है। मार्को पोलो ये भी बताए थे कि पांडे किंगडम का लोग धोती पहनते थे, ठीक है। ये और वो बोले थे कि पांडे किंगडम में सिर्फ राइस और सीसम होता था, जो और इंसान मीट, दूध और ये सब खाते थे, ठीक है। मिल्क, राइस और मीट। अब यहाँ पे ये है कि जो ज्योतिषी होते हैं, तो मार्को पोलो ने लिखा कि लोग एस्ट्रोलॉजी पर बहुत ज्यादा यकीन करते थे, ठीक है। अब देवदासी वाला जो एक होता है, देवादशीस ऑफ द टेम्पल, तो उन्होंने मंदिरों का जो देवादशीस का जो सिस्टम है उसके बारे में बताया कि कुछ परिवार अपनी बेटियों को मंदिर का सेवा के लिए दे देते थे और भगवान के सामने वो नाचती थी, वो लोग गाना वगैरह गाती थी, ठीक है, गाना वगैरह, मंदिर का सेवा करती थी। अब यहाँ पे कुछ मार्को पोलो का डिस्क्रिप्शन है सैंड थॉम के बारे में।
तो पोलो ने लिखा कि सैंथोम एक छोटा सा शहर था। लोगों का मानना था कि वहाँ पे सैंथोम को यही मतलब शहीद किया गया था। जो सैंथोम्स था तो उनको यहीं पे शहीद किया गया था और उनका कब्र भी वहीं था। तो इस वजह से ईसाई और मुसलमान दूर दूर से इस जगह पर आते थे। अब यहाँ पे लाल मिट्टी अपने घर ले जाते थे। यहाँ से उनका मानना था कि मिट्टी को पानी में मिलाकर पानी पीने से बहुत सारा बीमारी ठीक हो जाता है। अब वारंगल है तो मार्को पोलो वारंगल पहुंचे। उस टाइम पे गोलकोंडा हीरो के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। बारिश के टाइम पे पहाड़ों से पानी के साथ छोटे छोटे हीरे नीचे आ जाते थे। जब बारिश खत्म हो जाती तब लोग सूखी नदी में जाकर हीरे खोजते थे। इन हीरो की बहुत ज़्यादा मांग थी। बहुत मतलब बड़े बड़े राजा और फॉरेनर्स जो आते थे मतलब तो वो भी इन्हें खरीदते थे हीरो को। और केरला सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ कैलाम स्टेट का। तो मार्को पोलो ने लिखा कि कैलाम बहुत अमीर और खुशहाल राज्य था। यहाँ के लोगों को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। यहाँ बहुत अच्छा चावल, तरह तरह के फल, नारियल, ताड़, काली मिर्च, चंदन और नील मिलता था। अरब, चीन और दूसरे देशों के ट्रेडर्स यहाँ आते थे ट्रेड करने। इसीलिए केरल उस टाइम पर ट्रेडर्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा जगह था ट्रेड करने का। ठीक है, अब मालाबार पीरियड्स। मालाबार जो है वहाँ पे बहुत सारे समुद्री डाकू रहते थे। वो समुद्र से वो पानी से छोटे छोटे जहाज लेकर घूमते थे। जैसे कि कोई ट्रेडर्स का जहाज दिखाई देता था, किसी भी लोगों का जहाज दिखाई देता था, वे धुएं या आग का डाल के मतलब लूट लेते थे वो सारा जहाज का सामान। ठीक है, फिर सब मिलकर व्यापार जो वहाँ के लोग थे वो जहाज का सामान लूट लेते थे। लेकिन वो आमतौर पर जहाज या लोगों को नहीं मारते थे, उन्हें किनारे छोड़ देते थे ताकि वो फिर से वहाँ पे आए। अब ट्रेड ऑफ साउथ इंडिया। मार्को पोलो ने लिखा कि साउथ इंडिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स मतलब साउथ इंडिया जो है वो सबसे बड़ा ट्रेड करने का जगह था। यहाँ से बाहर सामान भेजा जाता था। काली मिर्च, लौंग, अदरक, चीनी, कपास, मलमल का कपड़ा, हीरा मोती, नीलाम, वरंगल का कपड़ा बहुत फेमस था। कायल और कोयलन जैसे बोरी बंदरों पर अरब देशों से लोग आते थे ट्रेड करने के लिए। वे यहाँ घोड़े बेचते थे और बदले में इंडिया से मसाले, कपड़े, मोती और हीरे लेकर अपने देश लौटते थे। ठीक है, अब इब्न बतूता डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया। इब्न बतूता क्या क्या लिखे इंडिया के बारे में, वो इंडिया आके क्या क्या वहाँ का घूमे। ठीक है, पहले जानिए कि इब्न बतूता कौन थे। तो इब्न बतूता जो है वो मोरक्को के रहने वाले एक बहुत फेमस ट्रैवलर थे। पैदा हुए थे 1304 में। ठीक है, उन्हें नई नई जगह घूमने, वहाँ के लोग, वहाँ का सोसाइटी, वहाँ का कल्चर, ठीक है, उनको ये सब चीज़ देखने का बहुत शौक था। इसीलिए उन्होंने एशिया, अफ्रीका और बहुत जगह ट्रैवल किए। ठीक है, अब लगभग 1333 में वो इंडिया आए। इंडिया आने के बाद उन्होंने दिल्ली सल्तनत, लोगों के लाइफ के बारे में, वहाँ का ट्रेड के बारे में, सोसाइटी, कल्चर, हर चीज़ के बारे में देखे। और वो अपना बुक रिहला नाम का उनका फेमस बुक था तो रिहला में लिखे। तो इब्न बतूता का इंडिया आए। ठीक है, तो सिंध से दिल्ली तक का कैसा उनका ट्रैवल गया। ठीक है, तो इब्न बतूता इंडिया सिंध के रास्ते से आए। इस टाइम पे सिंध इंडिया का वेस्ट साइड का मतलब देश था, मतलब एंटर करने का देश था। ठीक है, एंटर करने का गेट माना जाता था। उन्होंने सिंध से लोगों का रहन सहन, बाजार और ट्रेड देखा। इसके बाद वो धीरे धीरे कई जगहों से होते हुए दिल्ली की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने क्या देखा, बड़े बड़े शहर, खेती करने वाले किसान, बिजी बाजार, ट्रेडर्स, ठीक है, और इंसान के रुकने का, जो ट्रैवलर है वो लोग के रुकने का जगह, मस्जिद और रिलीजन का जगह। ठीक है, रिलीजियस प्लेस। उन्होंने लिखा कि रास्ते पर कई जगह इंसानों के आराम करने का भी जगह था। ठीक है, अब दिल्ली पहुंचने पर जब इब्न बतूता दिल्ली पहुंचे तब वो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था वहाँ पे। वो मोहम्मद बिन तुगलक राज करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक
का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इज्जत था। जब उसे पता चला कि इब्न बतूता एक पढ़े लिखे इंसान है, तो उसने उनका स्वागत में बहुत कुछ किया। बाद में सुल्तान ने उन्हें काजी जज बना दिया, ठीक है। दिल्ली पहुंचने के बाद इब्न बतूता को बहुत ज़्यादा इज्जत मिला। इब्न बतूता ने इंडिया के बारे में क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि दिल्ली बहुत बड़ा और अमीर शहर था, बाजारों में हर तरह का सामान मिलता था, फॉरेन ट्रेडर्स बहुत बड़ा क्वांटिटी में आते थे, सुल्तान बहुत पावरफुल था, पोस्टल सिस्टम अच्छा था, वहाँ का रोड वगैरह अच्छा था, ठीक है। इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते थे एक साथ। अब इन बतूता का जर्नी दिल्ली से बंगाल तक, पहले वो सिंध से दिल्ली आए, अब दिल्ली से बंगाल तक जाएंगे। बतूता कुछ साल के बाद, मतलब कुछ साल तक दिल्ली में रहे और महमूद बिन तुगलक के दरबार में जज के रूप में काम किया। लेकिन बाद में कुछ पॉलिटिकल वजह से वो दिल्ली छोड़कर ट्रैवल पर फिर निकल पड़े, ठीक है। उन्होंने उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों से होते हुए बंगाल का यात्रा स्टार्ट किया। वो बंगाल तक गए। रास्ते में उन्होंने क्या देखा, मतलब बहुत सारे शहर देखे, ठीक है। बड़े बड़े शहर देखे, गांव, खेत, नदी, बाजार। उन्होंने लिखा कि इंडिया के रास्ते पर लोगों, जो ट्रैवलर्स होते हैं, उनके लिए जगह रहने का सिस्टम भी था, ठीक है, फैसिलिटी वगैरह था। बंगाल के बारे में इब्न बतूता ने क्या लिखा, जब वो बंगाल पहुंचे तो उन्होंने लिखा कि बंगाल बहुत फर्टाइल जगह है, यहाँ चावल का भरपूर खेती होता है, नदी बहुत थी, नाव से ट्रेड किया जाता था, लोग खेती और ट्रेड दोनों करते थे। और जो वहाँ का ट्रेड था, वो इब्न बतूता ने लिखा कि बंगाल से चावल, चीनी, कपड़ा, रेशम दूसरे शहर में भेजा जाता था, दूसरे देशों में भेजा जाता था। फॉरेन ट्रेडर्स भी यहाँ ट्रेड करने आते थे। लोगों का लाइफ कैसा था, उन्होंने लिखा कि लोग यहाँ के बहुत ज़्यादा मेहनती थे, खेती पर ज़्यादा डिपेंड थे। नदियों पर सी का जो रिवर का लाइफ था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बाजारों में सामान आसानी से मिल जाता था। और जो यात्रा का वो मतलब अपना ट्रैवल का इम्पोर्टेंस सीखे। इब्न बतूता का जो ट्रैवल है उसमें हमें पता चलता है कि दिल्ली से बंगाल तक का अच्छा ट्रेडर्स का आने जाने का जगह था, ठीक है। अब रास्ता अच्छा था। बंगाल बहुत ज़्यादा फेमस था, खेती वगैरह यहाँ पे अच्छा होता था, ट्रेड वगैरह भी अच्छे तरीके से होता था। अब उन्होंने किताबुल रिहाला में क्या क्या लिखा, किताबुल रिहाला के बारे में दिया हुआ है। तो किताबुल रिहाला इब्न बतूता का फेमस ट्रैवलॉजी है, जिसमें उन्होंने अपने ट्रैवल्स के बारे में लिखा। इब्न बतूता ने लगभग 30 साल तक एशिया, अफ्रीका और वहीं के बहुत सारे देशों को मतलब ट्रैवल किया, देशों में ट्रैवल किया। इन ट्रैवल में मतलब इन सारे जगहों में ट्रैवल करते के टाइम उन्होंने क्या क्या देखा, उन्होंने रिहाला नाम के बुक में लिखा, ठीक है। ये बुक जो है उन्होंने मोरक्को लौटने के बाद इब्न जुज़ाय को सुनाकर लिखवाई, ठीक है। इसमें इंडिया के बारे में क्या लिखा है, जब इब्न बतूता 1333 में इंडिया आया तब दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक का रूल था। तो मैंने आप लोगों को ये सब धीरे धीरे सब में बता ही चुके हैं। तो अब ट्रैवल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, तो जो मैंने आप लोगों को नहीं बताया वो आप लोगों को बता देती हूँ। तो मोहम्मद बिन तुगलक चाहते थे कि इंडिया और चीन के बीच अच्छा पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली मतलब अच्छा रिलेशन बने। इब्न बतूता पढ़े लिखे, समझदार और कई लैंग्वेज जानने वाले इंसान थे, इसीलिए सुल्तान ने उन्हें चीन के सम्राट के पास अपना इन्वॉय बनाकर भेजा। उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स, कीमती चीज़ें और शाही इंफॉर्मेशन भी दिए गए, शाही चीज़ें दिए गई, ठीक है। लेकिन रास्ते में कुछ जगह डाकुओं ने उनके काफिले पर हमला कर दिया, बहुत से सामान लूट लिया गया। इसके बाद बहुत सा सामान लूट लिया गया। इसके बावजूद इब्न बतूता ने अपना ट्रैवल जारी रखा। इब्न बतूता ने लिखा कि इंडिया बहुत बड़ा, अमीर और बहुत अच्छा देश था। तो मैंने आप लोगों को इंडिया के बारे में बता दिया, दिल्ली के बारे में भी बता दिया है। तो कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता ने लिखा कि सुल्तान का दरबार बहुत अच्छा था, बहुत शानदार था, बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, सैनिक थे, ठीक है।
और वहाँ पे ट्रेडर्स वगैरह थे, सभी आते थे। सुल्तान अपने दरबार में फॉरेनर्स को मेहमान का मतलब फॉरेनर्स वाले जो मेहमान थे तो वो लोग को इज्जत देते थे। कैरेक्टर असेसमेंट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता के हिसाब से मोहम्मद बिन तुगलक अच्छी बात है, मतलब बहुत पढ़ा लिखा था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता के बारे में लिखा, वो बहुत पढ़ा लिखा था। और नहीं, सॉरी, इब्न बतूता के हिसाब से मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। वो गरीबों का मदद करते थे, जो फॉरेनर्स लोग जाते थे उनका स्वागत के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करते थे। और उनका जो बुरा बात है तो वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, छोटी सी गलती पर भी बहुत बड़ा सज़ा दे देते थे। कई बार बिना सोचे समझे बड़े बड़े फैसले ले लेते थे। उसका जो बिहेवियर था वो बदलता रहता था, इसीलिए लोग उससे डरते थे। तो कुछ एडवांटेज था, कुछ डिसएडवांटेज था। अब इसका एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बतूता ने लिखा कि इंडिया की एक मतलब इंडिया का जो खेती वगैरह था तो वो अच्छा था, ठीक है। तो इंडिया का ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ उग जाता था। यहाँ नदी बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से खेती अच्छा होता। तो उन्होंने लिखा कि एक साल में कई जगह 2-2 और 3-3 फसल उगाई जाती थी। फसल जैसे धान, चावल हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना, कपास, तिल, दाल, ठीक है। भारत का जो मिट्टी था वो बहुत उपजाऊ था, किसान मेहनत करते थे और अच्छा फसल होने से देश में अनाज का कमी नहीं था। अबाउट द ट्रेड ऑफ इंडिया, इब्न बतूता ने लिखा कि इंडिया उस टाइम पे दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स मतलब ट्रेड करने वाले देशों में से एक था। इंडिया का जो ट्रेड था वो ज़मीन और सी रूट दोनों रास्तों से होता था। और जो फॉरेनर्स थे, लोग आते थे, ट्रेडर्स आते थे, तो वो इंडिया में आते थे और यहाँ सामान खरीद कर ले जाते थे। इंडिया से बाहर भेजे जाते थे सूती कपड़ा, रेशम, मसाले, चीनी, नील, कपास, ठीक है। बदले में दूसरे देशों से घोड़े, सोना, चांदी, विलासिता की चीजें आती थी। अब सोशल लाइफ ऑफ इंडिया, सोशल लाइफ कैसा था? इब्न बतूता ने लिखा कि इंडिया में अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते थे। लोग रिलीजन को ज्यादा मानते थे, रिलीजियस थे, ठीक है। पूजा पाठ करते थे, वो त्योहार मनाते थे और अपना रीति रिवाज को के हिसाब से ही चलते थे। परिवार और समाज को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस था यहाँ। उन्होंने ये भी लिखा कि लोग मेहमानों का बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। डिस्क्रिप्शन ऑफ बेटर, इब्न बतूता ने इंडिया में पहली बार पान देखा। उन्होंने लिखा कि लोग पान के पत्ते से सुपारी और दूसरी चीजें कर चबाते थे। उनके हिसाब से पान मुंह को ताज़ा रखता था, सांस का जो बदबू था वो दूर करता था। खाने के बाद खाया जाता था ये पान। तो इंडिया में लोग खाना खाने के बाद पान खाते थे, ये एक आम आदत था, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ कोकोनट, इब्न बतूता नारियल देखकर बहुत मतलब उनको नारियल देखे, ठीक है। उन्होंने लिखा कि नारियल का पेड़ बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। उससे पानी मिलता था, उसका नारियल का जो वो होता है, कोकोनट रहता था, वो खाने को मिलता था। नारियल में पानी भी मिलता था एंड खाने को भी मिलता था। तेल भी निकाला जाता था, रस से ताड़ी बनाई जाती थी, पत्तों और रेशों का भी उपयोग किया जाता था जलाने के लिए। उन्होंने लिखा कि नारियल का पेड़ ऐसे है जिसके लगभग हर हिस्से किसी न किसी काम आता था। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्टल सिस्टम, इब्न बतूता इंडिया का पोस्टल सिस्टम देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने लिखा कि दिल्ली सल्तनत में डाक का जो पोस्टल है, वो पोस्ट वगैरह हो गया, लेटर वगैरह, उसको पहुंचाना का जो सिस्टम है वो तेज था। रोड के किनारे थोड़ी थोड़ी दूर पर वो रहता था, वो जो जिसमें लेटर्स वगैरह डाला जाता था। हर चौकी पर तैयार घोड़े रहते थे। जैसे ही एक कोई भी संदेश वगैरह, कोई भी चीजें पहुंचता था, ठीक है, तो दूसरे तुरंत उसका उसको लेके निकल जाते थे, आगे निकल जाते थे। इसी वजह से हर चीज बहुत मतलब आगे थी। तो उस टाइम पे मोबाइल या फोन नहीं थे, लेकिन जो पोस्टल सिस्टम है इतना अच्छा था कि खबरें बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती थी। डिस्क्रिप्शन ऑफ दौलताबाद, दौलताबाद इब्न बतूता जो है वो जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी कुछ टाइम के लिए दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का फैसला किया, तब ये शहर और भी ज्यादा फेमस हो गया। इब्न बतूता ने लिखा कि दौलताबाद बहुत बड़ा और मजबूत किले वाला शहर था। शहर का
सेफ्टी बहुत अच्छी थी, प्रोटेक्शन बहुत अच्छा था। यहाँ चौड़ी रोड और बड़े बाजार थे। अलग अलग देशों के ट्रेडर्स यहाँ आते थे, फॉरेन ट्रेडर्स आते थे यहाँ जोड़ने वाला। मतलब ये जो है दौलताबाद ऐसा शहर था जहाँ मजबूत किले, अच्छे बाजार और दूर दूर से आने वाले ट्रेडर्स थे। इसीलिए यहाँ मतलब ट्रेड और के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था और इम्पोर्टेंट था। अब कैलीकट है, तो कैलीकट मालाबार का एक पोर्ट था। पोर्ट में सबसे ज़्यादा फेमस था क्योंकि ये बोरी बंदर का पोर्ट सबसे फेमस पोर्ट था। इब्न बतूता ने लिखा कि यहाँ दुनिया के बहुत सारे देशों के जहाज आते थे। अरब, चीन, ये फ्रांस और अफ्रीका के ट्रेडर्स यहाँ आके ट्रेड करते थे। बोरी बंदर जो है, वो जो बंदरगाह है, हमेशा जहाज से भरा रहता था। यहाँ मसाले, काली मिर्च, अदरक, नारियल और कपड़े का बहुत ट्रेड होता था। उन्होंने लिखा कि यहाँ फॉरेन ट्रेडर्स का बहुत इज्जत किया जाता था। इब्न बतूता डिस्क्रिप्शन ऑफ बंगाल, ये बंगाल के बारे में क्या लिखा है। बंगाल, ये जब बंगाल आए तो देखे कि इब्न बतूता जब बंगाल आए तो वो उसका हरियाली को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने लिखा कि बंगाल का मिट्टी बहुत उपजाऊ है, यहाँ चावल का बहुत खेती होता है। नदी अधिक बहुत ज़्यादा होने के वजह से खेती वगैरह अच्छे से होता है। नाव से एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाया जाता था। उन्होंने ये भी देखा कि बंगाल में खाने पीने की चीज़ें सस्ती थी, लोगों के पास खाने की कमी नहीं थी। यहाँ चीनी, चावल, रेशम और कपड़े का ट्रेड बहुत होता था। विदेश से मतलब फॉरेन से लोग आते थे, बंगाल आते थे ट्रेड करने के लिए। 3 जगह जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक दौलताबाद, कालीकट और बंगाल। तो दौलताबाद मजबूत किला और यहाँ पे ट्रेड वगैरह के लिए फेमस था। तो 3 जो जगह है वो बहुत ज़्यादा फेमस था इब्न बतूता के अकॉर्डिंग। अब है हमारा नेक्स्ट है माहुआन अकाउंट। माहुआन कौन थे? माहुआन चीन के एक फेमस ट्रैवलर थे, ठीक है। वो 1405 में चीन से बड़े जहाज़ों के साथ इंडिया आए थे, ठीक है। उनका काम था कि कुछ भी देखे उसे लिखना, ठीक है। उसने इंडिया में क्या देखा, वो बंगाल और मालाबार गए। वहां जाकर उसने देखा कि लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, खेती कैसे करते हैं, ट्रेड कैसे करते हैं, लोगों के कल्चर, रिलीजन क्या था। उसने जो कुछ अपनी आंखों से देखा वही अपनी किताब में लिख दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉरेन टूरिस्ट इन विजयनगरा किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।